देखो, जो प्लानिंग होती है वो तुम्हें पता ही है कि वो एक प्रोसेस होता है बेसिकली, जहाँ पर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने जो भी हमारे एम्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है। और जो प्लानिंग होता है ये तो मैं सोच रही हूँ, वो मैं तुम्हें मुझे तुम्हें नहीं पता होगा फिर। ठीक है, बाकी कुछ छोड़ दो। तुम लास्ट वाले 2 चैप्टर डिस्कस कर दो। अभी मैंने वो कर ली जो मैंने पहले बनाए हुए थे नोट्स, पहले वो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैनेजमेंट पूछते हैं तो मैनेजमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होता है है ना। और जो प्लानिंग होता है वो बेसिकली क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग और मैनेजमेंट में डिफरेंस है ना। मैनेजमेंट भी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसी से ज्यादा संबंधित है, वहीं जो मैनेजमेंट है उस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से ज्यादा संबंधित है। ठीक है। उसके बाद पॉस्को तुम्हें पता ही है, सीपीएम पता है तुम्हें, क्रिटिकल पाथ मेथड? नहीं पता। ये क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है। यानी कि कभी भी आपको कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना हो तो आप क्या करते हो, उस प्रोग्राम को ना पहले सीक्वेंस में चेंज कर देते हो। उस जो काम होगा, जब आपने छोटे छोटे सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप उसको एक शेड्यूलिंग यानी कि टाइम अलॉट करते हो। तो ये क्रिटिकल पाथ इसलिए इसका नाम है कि अगर ये क्रिटिकल यानी ऐसे बिंदुओं पर आप इसको चेंज करते हो, सीक्वेंसिंग करते हो कि अगर कहीं एक जगह डिले हुआ तो पूरा प्रोग्राम इफेक्ट हो जाएगा और पूरा प्रोग्राम डिले हो जाएगा। और कहीं आपने एक जगह स्पीड दे दी तो पूरा प्रोग्राम ही स्पीड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग की टेक्निक है। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक भी बोलते हैं, सीपीएम। ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है। और ऐसे ही इसके साथ चलता है PERT, PERT। और PERT क्या होता है, ये है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके अंदर भी सेम हम सीक्वेंसिंग करते हैं, है ना। बस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ना टाइम का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है जितना कि सीपीएम में, इसलिए इसका नाम भी है क्रिटिकल पाथ मेथड। और ये जो हम PERT क्यों करते हैं, यहाँ पर हम टाइम और जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं कि भाई टाइम भी, यानी कि विद इन टाइम हमारी चीजें हो जाए, यानी जो वही वाली बात जो हमने कल की थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो अगर हर एक चीज को, हर एक सीक्वेंस को हम शेड्यूल कर देंगे सही से, तो जो हमारा काम है वो कम कॉस्ट के साथ और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अगर पूछता है आपसे कि भाई PERT या सीपीएम क्या है, तो ये बेसिकली दोनों कंट्रोलिंग की टेक्निक्स हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। और ये किससे संबंधित है, ये सीक्वेंसिंग से संबंधित है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट से। ठीक है। स्वैट मैंने आपको बताया, वो आपने मेरे को कल बताया ही था। ठीक है। उसके बाद टेलरिज्म क्या कहता है, टेलरिज्म वो आपको पता होगा, पता है आपको क्या कहता है टेलरिज्म? बताओ। किस मेथड पे ये काम करता है, कि ये काम करता है टेलरिज्म, जैसे कल आप बता भी रहे थे कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी एक्टिविटीज को जब सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक और बेनिफिट होता है, हम उसकी स्किलिंग कर देते हैं कि इस काम के लिए इतना ही स्किल चाहिए, इस काम के लिए इतना स्किल चाहिए। तो उससे क्या होता है, बहुत ही कम स्किल मैन पावर के साथ जो है हम ज्यादा आउटपुट दे पाते हैं। तो टेलरिज्म बेसिकली ये था, यानी कि हम किसी भी जो एक्शन है उसको ब्रेक डाउन करेंगे जॉब में, टास्क में, और उससे हम कम स्किल और फिर कहाँ पर ज्यादा स्किल चाहिए उसमें इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और जितनी स्किल चाहिए उतनी ही उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनसे बेहतरीन काम ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अपने आप ही। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ना वो डिसीजन रोल में रहता है हमेशा। ठीक है। और जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर रहता है। ठीक। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेसिकली, जैसे जो आपने पॉलिसी बनाई है या रूल पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाए हैं, तो अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज अ एक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ से शुरुआत होगी। तो आप ना प्रोग्राम्स बनाते हो, जो प्रोग्राम एक्टिविटी आप बनाओगे तो इसके ना कुछ स्टेप होते हैं कि इसको आप कैसे करते हो। ये ना क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 2012 में। तो सबसे पहले आप क्या करते हो ना, जो आपका प्लान या गोल है उसको आप कंसीडर करते हो कि है क्या। अब आपको पता लग गया भाई ये प्लान है, फिर उसके बाद आप उस प्लान को पूरा वर्क एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते हो। तो सेकंड स्टेप हो जाता है डिटरमाइन द वर्क एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने एक्टिविटी कर दी, अब आप उन एक्टिविटी को आप क्लासीफाई करते हो
कि ये सपोज ये जो एक्टिविटी है ये एचआर की है, ये जो एक्टिविटी है सेल्स की है, ऐसे तो उनको क्लासिफाई कर देते हो। फिर उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद असाइनिंग वर्क करते हो, डेलीगेशन करते हो। ठीक है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, तो असाइनिंग वर्क करते हो, डेलीगेशन कर देते हो। ठीक है, डेलीगेशन करने के साथ एक हायरार्की आप सेटअप करते हो ताकि हायरार्की में कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये रिलेशनशिप बन जाए। यानी अकाउंटेबिलिटी तय कर देते हो एक तरीके से, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हाँ, यानी ये आपका एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को आप क्या करते हो उसके बाद, आपको पता होगा ऑर्गेनाइजिंग के बाद वो हम स्टाफिंग करते हैं बेसिकली। अब ये सिस्टम बन गया, फिर उसके बाद हम स्टाफिंग कर देंगे कि फिर हम रिक्रूटमेंट वगैरह वो सारा तुम्हें पता ही है। ठीक है, और फिर ऐसे ना स्टेप ऑफ कंट्रोल भी पूछ सकते हैं। तो जो हम कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कंट्रोल में हम ना रिव्यू करते हैं कि सपोज हमने जो हमारे प्री स्टैंडर्ड रहे होंगे किसी भी एक्टिविटी को लेकर, कोई भी प्रोजेक्ट या पॉलिसी को लेकर, तो जो हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं उस स्टैंडर्ड से जैसे जैसे हमारा काम चल रहा है, सारा ऑर्गेनाइजिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, और लास्ट में हम इवैल्यूएट करते रहते हैं कि उस स्टैंडर्ड से अभी जो हम कर रहे हैं वो कितना सेट है, कितना ठीक है। सपोज अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं है, हम उसको ऐसे ही मूव रखेंगे इसका। लेकिन सपोज तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो डेविएशन आ रही है वो क्यों आ रही है। अगर डेविएशन आ रही है तो करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो आप देखोगे जब करेक्टिव मेजर्स लेंगे तो साइकिल दोबारा वहीं पर आ जाएगी जहाँ से स्टार्ट किया था, कि स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, फिर ये। तो ये एक साइकिल है बेसिकली, कंट्रोल इज अ साइकिल। उसके बाद एक था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एक टॉपिक है ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, ये सारे ना ह्यूमन बिहेवियर पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो मैनेजमेंट पर, कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो मोस्टली उसमें ना कई बार बहुत सारे डिफेक्ट निकल जाते हैं, आप उसका शिपमेंट कर देते हो, बाद में आपको बहुत लॉस होते हैं। तो कंपनीज में क्या करती थी ना कि जब आप कोई भी शिपमेंट बना रहे हो उसी टाइम पर वो क्या करते थे, प्रिवेंशन का मेजर रखते थे और उसे बोलते थे प्रिवेंशन कॉस्ट, कि बिटवीन द प्रोसेस ही आप ये चेक रखें कि कहाँ पर डिफेक्ट है और उसी टाइम पर उसको ठीक कर दें, ताकि वो जो बाद में आप उसको गारंटी देते हो, वारंटी देते हो, उस टाइम पर आपका जो कॉस्ट है वो ना लगे, है ना, या पीस रिजेक्ट हो जाते हैं ये सारी। तो एक इन्होंने बताया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में प्रिवेंशन कॉस्ट, एक बताया था अप्रेजल कॉस्ट, एक था इंटरनल फेलियर और एक था एक्सटर्नल कॉस्ट। तो प्रिवेंशन कॉस्ट तो आपको पता लग गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप सारी प्रिवेंशन लेंगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी हैंड टू हैंड भी ठीक कर देंगे उसको। अप्रेजल क्या होता है, आपने ठीक कर दिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो अपने मटेरियल को और आप इंस्पेक्ट कर रहे हो। भाई अप्रेजल के नाम से पता लग रहा है कि हम इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है गलत है, ऐसे अप्रेज करेंगे इसे। तो इसे यहाँ पर जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है। फिर होता है इंटरनल फेलियर, कि मान लो अभी शिपिंग हुई नहीं है, उससे पहले आपको पता लग गया कि आपने अप्रेजल किया, इंस्पेक्शन किया कि ये चीजें ठीक है, वो खराब है, आपने वहीं कहीं निकाल दी, तो उससे क्या होगा, आपका शिपमेंट वगैरह सबको चार्ज बच जाएगा। उसके बाद होता है एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट ये कहता है कि जब आपने शिपमेंट कर दिया, अब उसके बाद क्या हुआ है, आपका बहुत सारा वेस्ट हो गया, गारंटी में, सर्विस में, इंश्योरेंस में। तो इसमें ना ये जापानीज टेक्निक एक्चुअली, और ये बोलते हैं कि सबसे बेस्ट होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, यानी कि आपको जो कॉस्ट यूज करनी है प्रिवेंशन के टाइम पर यूज कर दो, ठीक है। उसके लिए ना इन्होंने एक टाइम वो दिया था, पोका योग। बेसिकली अगर पूछ लेता है कि पोका योग क्या है, कि जापानीज की एक प्रोडक्शन टेक्निक है ये, जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है कोई भी डिफेक्ट होने की, उसको सोर्स लेवल पर ही उसको इंस्पेक्ट करके प्रिवेंट कर देते हैं। किस लेवल पर? सोर्स मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुई है चीजें। अच्छा, स्टार्टिंग ओरिजिनेट। हाँ, मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया वर्क को, तो इतना इंस्पेक्ट जो कॉस्ट होती है ना उसको लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पर ही आप उनको ठीक करते जाओ, तो बाद में आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी। इसको अब बिल्कुल बिहेवियर से जोड़ लो मैनेजमेंट में, कि आपको अगर कोई आउटपुट चाहिए, अगर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर आपको पता है कि हेलो हाँ, कि भाई ये प्रोग्राम है, अगर आप उसी टाइम पर अपने स्टाफ की काउंसलिंग कर दो, उनकी मेंटरिंग कर दो, कोचिंग कर दो, ठीक है, या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, उनको सही से समझा दो, और फिर वहीं की वहीं आप कंट्रोल भी करते रहो, मतलब आप ऑब्जर्व भी करते रहो चीजें कहाँ पर गलत है, तो लास्ट में आपका रिजल्ट होगा ज्यादा फ्रूटफुल होगा, है ना। तो ये इस चीज को बोलते हैं, तो ये कहते हैं टेक्निक टू करेक्ट पॉसिबल डिफेक्ट एंड सोर्स इंस्पेक्शन टू प्रिवेंट डिफेक्ट, ठीक है। तो ये इसको कहता है कि भाई मिस्टेक प्रूफिंग जो है, मिस्टेक हुई ना, इस तरह से चीजें करनी चाहिए।
डिटेक्टिव फंक्शन की बात करता है कि डिटेक्ट करना आना चाहिए। तो बस पोकायोक आपको पता होना चाहिए कि पोकायोक क्या है, जापानीज टेक्निक है और ये सोर्स के लेवल पर ही प्रिवेंशन की बात करती है, बस इतना। एक होता है जस्ट अ टाइम टेक्निक। जस्ट अ टाइम तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इस वाली बुक में भी दे रखा है। जस्ट अ टाइम में ये कहता है कि जिस चीज की आपको जरूरत है ना तभी की तभी आप उस चीज का प्रोडक्शन करो, एक्स्ट्रा करके मत रखो। जैसे हमारे यहाँ हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है हमारा सारा ना, ये उससे क्या होता है आपका बहुत ज्यादा अमाउंट जो है या कोई भी आर्टिकल जो है बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाते हैं और फिर वो वेस्टेज होती है। तो आप क्या करो, जितनी जरूरत है टाइम टू टाइम मंगवाते हो। तो सपोज ऐसे लाइब्रेरी की बुक्स भी होती हैं, स्टॉक्स होती हैं, तो आप ये समझ लो ये जस्ट टाइम टेक्निक है, जितनी जरूरत है उतनी मंगा लो, फिर आपको जरूरत होगी फिर मंगवा लो। हाँ, तो ये डेल इसी को डेल जो है ना, डेल इसी टेक्निक पे काम करते हैं, जो डेल के लैपटॉप वगैरह होते हैं। तो जितने ऑर्डर आते हैं वो उतने ऑर्डर ले लेते हैं और सब ना इनको खाली इंस्टॉल तो करना होता है चीजें, तो इनकी कॉस्ट कुल मिलाकर वहां पर बच जाती है। एक सेकंड गैस ऑफ करती हूँ। मैं कहाँ पर थी, ये बात बता दिया। उसके बाद तुमने चेंज मैनेजमेंट पढ़ा था एनसीईआरटी में या हमने कहीं पढ़ा है चेंज मैनेजमेंट? एनईपी में पढ़ा है क्या? पता नहीं, कहीं पढ़ा होगा, बताओ। चेंज मैनेजमेंट ना ये कंसेप्ट भी, ये मैनेजमेंट का ये कंसेप्ट है। तो चेंज मैनेजमेंट कहता है कि जो भी काम करने का तरीका है उस काम करने के तरीके को ही चेंज कर दो। तो उससे ना आपको पूरी हायरार्की है या पूरा प्रोग्राम उसमें एक इफेक्ट दिखेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। तो चेंज मैनेजमेंट हर चीज है, प्रोसेस भी है, टूल भी है, टेक्निक भी है। और इन टूल टेक्निक से हम क्या करते हैं, पीपल जो हैं उनको चेंज करते हैं। और जब हम ऐसा चेंज करते हैं, ऐसा मैनेजमेंट करते हैं लोगों का, तो हमें बड़ा हाई लेवल का जो है प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, ये है। इसका कीवर्ड्स है जैसे कि रियलाइजेशन एंड अडॉप्टिंग द चेंज, कि लोग उस चेंज को ना अडॉप्ट भी करें, यानी पीपल को आपको रियलाइजेशन एंड अडॉप्टिंग ऑफ चेंज। कि जैसे सपोज EMC आया है नया प्रोग्राम, तो आप अगर लोगों को ये रियलाइज करा दो कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप कर सकते हो, बल्कि आपके लिए बेहतर है और इससे आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, या कुछ भी आप इसको रियलाइज करा दो। तो ये चेंज मैनेजमेंट का एक पार्ट है कि पूरा मैनेजमेंट इस तरह से अगर आप चेंज कर देते हो तो आप देखना आपको रिजल्ट बड़े अच्छे दिखते हैं। एक मिनट रुकना सीमा, एक दोस्त का फोन आ रहा है, उठा लो। बता दो। अच्छा, तुमने बता दिया इसको, ठीक है। क्या? मैं कुछ नहीं, मैं कहाँ पर थी, मैं ये देख रही हूँ। आप अपने कुकर पता नहीं क्या गैस बंद करने चले गए। वो हो गया था मेरा, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, सॉरी अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप। ये पढ़ा है आपने? हाँ, पढ़ा है। फिजिकली फिट देखना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, भाषा, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ना। हाँ, ये तो हो गया आपका फीचर्स ऑफ लीडरशिप। मैं बता रही हूँ अप्रोचेस। एक तो होती है ट्रेट थ्योरी, TRAIT, ट्रेट। ये कहती है कि जो लीडरशिप होती है ना वो गुणों से होती है, जब आप पैदा होते हो तब से होती है, इनबॉर्न होती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है और ये कहता है कि जो लीडर है ना वो बाय बॉर्न होता है। उसके बाद लेकिन बिहेवियर थ्योरी या फिर क्लासिकल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं भाई, ट्रेट नहीं होती है, बल्कि इसको आप ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, या कोई अच्छी सिचुएशन मिल जाती है, बाय ट्रेनिंग आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। एक होती है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी कहती है कि कई बार ना जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत ही अच्छे लीडर बन के उभरते हो। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना कहीं सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करती है कि आपको मौका मिला, आपने भुना लिया उसको और आप उभर के, तो इसे बोलते हैं कंटीजेंसी थ्योरी। एक होती है पार्टिसिपेटरी थ्योरी। वो ये कहती है कि जो लीडर है ना बेसिकली वो ऐसा है जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उन सभी के डिसीजन को साथ में लेके चलते हैं, सभी का पार्टिसिपेशन कराता है। तो वो लीडर जो कहलाएगा वो पार्टिसिपेटरी लीडर कहलाएगा, पार्टिसिपेटिव टाइप लीडर। एक होती है करिश्माटिक लीडरशिप, है ना, कि भाई उसमें ऐसे गुण है बिल्कुल करिश्माई, कई बार फेमस होते हैं ये ना वर्ड्स, गांधी जी के लिए भी इवन फेमस थे। तो इस लीडरशिप को ना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी बोलते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत बड़ा कंसेप्ट है इनफैक्ट। तो ये कहता है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो खुद तो लीडर होते ही होते हैं, बल्कि जितने उनके फॉलोअर होते हैं वो उनसे इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि सब ना एक ही गोल के लिए बिल्कुल दिलो जान से लगा देते हैं। और खुद वो ना ऐसा लीडर होता है कि वो सभी को लीडर बना देता है। मतलब खुद ही लीडरशिप उसके अंदर नहीं रहती, बल्कि सभी के अंदर इनकलकेट करता है वो क्वालिटीज। और लोग ना अपने तन मन धन से उसके पीछे लग जाते हैं
वैसा बनने के लिए, और सब कुछ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, इतने इन्फ्लुएंट हो जाते हैं। इसी को आप, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, और ये करिश्मेटिक लीडरशिप का भी एक पैटर्न है। उसके बाद है आपका मॉडल ऑफ लीडरशिप। मॉडल ऑफ लीडरशिप में ये कहता है, एक होता है इम्प्रोविजनल मैनेजमेंट। इम्प्रोविजन यानी कि जब आप इम्प्रूव वो करते हो ना, क्या बोलते थे, इम्प्रोवाइज करते हो। जब आप बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज मैनेजर होते हो, ये मैनेजमेंट से है बेसिकली, तब ना आप देखोगे कि जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ज्यादातर, जो आप जो भी आपने काम किया, एक्टिविटी की है अपने ग्रुप के साथ, उसमें बड़े लो रिजल्ट मिलते हैं, और लोग भी आपका बहुत साथ नहीं देते। ठीक है। और एक है आपका प्रोडक्शन या फिर पेरिस मैनेजमेंट, जब आपका ध्यान पूरा प्रोडक्शन पर होता है, और इसको ना अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें ना आपका सारा ध्यान ज्यादातर किसी प्रोडक्शन पर होता है, तो लोगों के साथ आपके रिलेशन इतने नहीं होते, हाई प्रोडक्शन होता है इस टाइम पर। फिर एक कहता है ये मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इसके नाम से पता लग रहा है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, कि जैसे बीच का रास्ता नहीं निकाल लेते, कि आपका मिडिल टाइप का रिजल्ट होगा, यानी प्रोडक्शन बिल्कुल लगभग बीच में होगा, और लोगों के रिलेशन भी आपके लगभग बीच के होंगे। स्टेटस क्वो भी बोलते हैं इसको। ठीक। उसके बाद है आपका कंट्री क्लब मैनेजमेंट। जैसे इसके नाम से पता लग, कंट्री क्लब, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यानी क्लब फॉर्म करोगे, लोगों को ज्यादा वो दोगे, है ना। तो यहाँ पर रिलेशन जो होंगे आपके लोगों के साथ बहुत मजबूत होंगे, लेकिन जो क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है तो लोग लीनियंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो लो मिलता है। तो सबसे बेहतरीन माना गया है टीम मैनेजमेंट, जो कि इसकी पांचवा टाइप है। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, एक टीम के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं अपने वर्क के लिए भी, और उनके रिलेशन भी आपस में बड़े अच्छे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन इसको माना गया है, इसमें हाई प्रोडक्शन होगा और हाई रिलेशन होते हैं। ये मैंने पढ़ा था। ठीक है। और एक हैसे ब्लैंचर मॉडल था, इन्होंने बोला था कि जो डेलीगेटिंग स्टाइल होता है ना, जब अपनी पावर को आप डेलीगेट करते हो, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, उस टाइम पर आप देखोगे कि बड़ा लो तो टास्क रहता है, यानी जो प्रोडक्शन है या फिर जो अचीवमेंट है बड़ी लो रहती है, और लोगों के बीच में रिलेशन भी बड़े लो रहते हैं। और अभी मैंने बताया पार्टिसिपेटिंग मैंने कहा था ना कि भाई लोगों का डेमोक्रेटिकली पार्ट तो बनाते हो, तो यहाँ रिलेशन तो बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीनियंट हो जाते हैं, तो टास्क जो है वो लो रहता है। एक होता है सेलिंग माने बेचना, है ना, सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल में ना जो आपका लोगों के साथ रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा रहता है, और जो आपके प्रोडक्शन है वो भी हाई रहता है। सेलिंग यानी बेचने वाला जो स्टाइल है सेलिंग, उसमें प्रोडक्शन भी हाई है, रिलेशन भी हाई है। और एक लास्ट है इसका टेलिंग स्टाइल, कि बस आप बोलते हो। टेलिंग में तो आपके रिलेशन जो है वो तो बहुत ज्यादा लो होंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो आपका हाई होगा बोलकर। बस यार ये था। और क्या था, एक और चीज थी, हाँ थोड़ा सा नोट था ये। एक होता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में कोई नया इंडक्ट होता है तो लीडर ने उसको ऑब्जर्व करता है, यानी हर एक लीडर का ना एक कंफर्ट जोन होता है, जिसके ना कुछ मेंबर्स उसमें अपने आप ही हमेशा रहते हैं। तो पहले वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है ये मेरे काम का है या नहीं है। अगर वो उसको वो ना फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है उसको ये चेक करने के लिए। अगर उसको ये लगता है कि हाँ ये मेरे टाइप का, तो वो अपनी टीम में इसको रख लेता है। ठीक है। और उसको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा थोड़ा अगेंस्ट है या मेरे विचारधारा से अलग लगता है, तो उसको अपनी टीम से बाहर रखता है। यानी कि दो तरह के सर्कल बनते हैं, एक सर्कल वो जो लीडर के बिल्कुल आसपास के लोग होंगे, और एक लीडर से बिल्कुल बाहर होंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में आई है, ये एक्सप्लेनेशन। बस इसी में मैंने इतना ही लिखा होगा यार। वेरी गुड, ठीक है, बहुत मैं शब्दों को फील करता हूँ। हाँ, एक है प्लेटो इफेक्ट। प्लेटो यानी पठार जो होता है बेसिकली, तुम देखा होगा ना, एक हाइट के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। कहता है व्हेन देयर आर नो चेंज इन डूइंग एनी वर्क वी स्टॉप ग्रोइंग। कोई चेंज नहीं होता तो हम ग्रो करना स्टॉप करते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लेटो इफेक्ट। एक टाइम तक हम बढ़े, उसके बाद हम जब कोई भी चेंज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लेटो इफेक्ट आ जाता है हर एक चीज में, चाहे वो लाइफ हो, चाहे प्रोग्राम हो, या कुछ भी। प्लेटो नहीं होता, प्लेट्यू होता है। हाँ, प्लेट्यू, ठीक है, सॉरी। ठीक है, सॉरी फॉर करेक्शन।
लेकिन कई कई बार जो ना चीजें नहीं ठीक है हाँ, एक्चुअली मैंने क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, कोई दूसरा टोके से बढ़िया तो दोस्त रोक दे नहीं सकते एक्चुअली पता है क्या है, हैं। जैसे मेरे साइंस की टर्म्स कभी गलत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने साइंस को हाँ वो इंग्लिश यार वो देखो होता है सीमा, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे एक चीज मैंने बताई, जब कोई टोक देता है ना, करेक्ट पढ़ो उतना बढ़िया है। हाँ हाँ पेज पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने दूसरा निकाला है। हम्म, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मैंने आपको बता दी काफी अच्छे से, इसमें एक तो यही लिखा हुआ है। हम्म, दूसरे से लीडर वर्सेस मैनेजर बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है, फटाफट से सुन लो, है ना। लीडर वर्सेस मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजर मैनेजर मैनेजर, हाँ एक तो जो मैनेजर होता है ना, उसको अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो लीडर है ज्यादातर उभरता है। क्या होता है? उभर कर आता है, खुद उभर कर आता है। यानी आप देखो सारे मैनेजर लीडर थोड़ी होते हैं, कौन उसको फॉलो करता है। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप लीडर थोड़ी हो, जरूर थोड़ी आप लीडर भी हो। सही बात है। और मुझे लगता है कि आप एज ए टीचर होने के बाद भी आप लीडर हो, आप प्रिंसिपल ना हो आपके स्कूल का। तो मैनेजर जो होता है ना, वो बाय अपॉइंटमेंट होते हैं, और जो लीडर होता है वो एमर्जिंग होता है, उभर कर आते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स। ठीक है। और मैनेजर क्या अपनी हेडिंग भूल गई हाँ, मैनेजर के पास ना कुछ फॉर्मल अथॉरिटी होती है, किसको अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो लीडर है उसको इस तरह की अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लीडर जो होता है बड़ा इंस्पायरिंग होता है, विजनरी होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी। ठीक है। और वो हर चीज को कंसर्न रखता है, टैलेंटेड होता है, प्लानर होता है अच्छा खासा। जो मैनेजर होता है वो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है मैनेजर। लेकिन जो लीडर होता है वो बड़ा इनोवेटिव होता है। मैनेजर जो है वो पूछता है कि भाई कैसे करना है, कब करना है, और लीडर जो है ना ये बताता है कि करना क्या है। मैनेजर जो है वो सिस्टम अप्रोच है, और जो लीडर है वो प्यूपल अप्रोच है। मैनेजर जो है वो चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करता है जो उसके अंडर में है, और लीडर जो है ना जो चीज उसके अंडर में है उनको बल्कि और डेवलप करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो लीडरशिप है ना, बड़ा बड़ा ही वास्ट कंसेप्ट है ये। हम स्कूल में जब हमेशा ना खुद के साथ साथ सभी को डेवलप कर रहे होते हैं, क्या ही वो हमारे बच्चे हैं, क्या हमारा फोर्थ क्लास, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी को डेवलप कर रहे होते हैं। राइट। एक गुड लीडरशिप का ये एक पैटर्न रहता है हमेशा। वो ये नहीं सभी को डेवलप कर रहे होते हैं। राइट। एक गुड लीडरशिप का ये एक पैटर्न रहता है हमेशा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसका ग्रोथ ना हो, वो हर अपने टीचर को भी सोचेगा, फोर्थ क्लास को भी सोचेगा, हर किसी का ग्रोथ सोचेगा, और इवन अपना भी सोचेगा। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मैंने आपको बता दिया, उसमें जो इसके मेंबर्स होंगे लॉयल होंगे बहुत इसके लिए, है ना, कमिटेड होंगे, सब इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, ऐसा लीडर जो इंस्ट्रक्शन के साथ ज्यादा चलते हैं। जैसे कि मान लो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर ज्यादा ध्यान देगा, फोकस ऑन स्कूल कोर बिजनेस टीचिंग लर्निंग पीपल प्रोग्रेस अचीवमेंट, इस पर। तो इनको ना इंस्ट्रक्शन लीडरशिप भी बोलते हैं इस चीज को। तो ये उसी में ये नीपा के कोर्स पे मैंने पढ़ा था ये। ठीक है। फिर है मॉरल लीडरशिप। इसका ना मॉरल जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू विजन एथिक्स। ठीक है। तो यहाँ उसके बाद पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टास्क है वो लो रहता है। और ये जो पार्टिसिपेटेड लीडरशिप है, यहाँ पर जो मोस्ट जो स्ट्रेस रहता है वो रहता है कि सारे कलीग्स मिलकर डिसीजन लें। और लेकिन इस चीज में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कई बार ना लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो काम में डिले हो जाते हैं। और सबकी सहमति बनाने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कल तुमने एक चीज बताई थी ना कि पूरी तरह से इफेक्टिवनेस भी बेकार है, पूरी तरह से एफिशिएंसी भी बेकार है, दोनों ही होने चाहिए। कि आप सोचो बहुत अच्छे आप इफेक्टिव काम कर देते हो, यानी कि बड़ा आप अचीवमेंट गोल कर लोगे सब कुछ ये, लेकिन आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। तो वही चीज है, यहाँ पर बैलेंस नहीं बनता यहाँ पर पार्टिसिपेटरी में। जो मैनेजरियल लीडरशिप है ये क्या करेगा, सिर्फ चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा बस, लोगों के बिहेवियर को इवन मैनेज करेगा। कंटीजेंसी मैंने अभी आपको बताया था कि सिचुएशन आएगी और वो उभर कर आता है। और कंटीजेंसी लीडरशिप में ना लोग मौका भी सोचते हैं कि मेरे को मौका मिले मैं करके दिखाऊं। ठीक है, ये भी रहता है। एक होता है लेजर फेयर लीडरशिप। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है लेजर फेयर लीडरशिप में। यहाँ पर जो लीडर होगा ना वो अपने एम्प्लॉय को ना हमेशा एम्पावर करता है, उन पर ट्रस्ट रखता है पूरा पूरा।
और उनको बिल्कुल खुला छोड़ देता है कि वो खुद ही डिसीजन लें और खुद ही काम करें। और कहीं बैक में जाके उनको सपोर्ट करता है, ऑब्जर्व करता है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़े या कुछ भी, तो वो फैसिलिटेट करा देते हैं, लेकिन पूरी ऑटोनॉमी देता है अपने ग्रुप को। ठीक है, हमेशा स्टे करता है उनको पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। तो इनकी जो फीचर्स होते हैं इसके लेजर फेयर के, कंप्लीट फ्रीडम टू ग्रुप, मटेरियल प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि बस हाथ झाड़ के बैठ गया कि नहीं अब ये काम आपको करना है, वो लेजर फेयर नहीं है। वो अपने ग्रुप पर पूरा ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ ये जो मैं काम दे रहा हूँ ये अच्छे से करेंगे। जब ऐसा ट्रस्ट हम किसी पर दिखाते हैं तो वो बढ़िया से करते भी हैं, लेकिन हर चीज करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। आपको हो सकता है मैनुअल भी चाहिए, उनको गाइडेंस देने के लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, तो ये फैसिलिटेट भी कराते हैं। और इसका फीचर ये भी है, कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेटरी बाय लीडर, यानी ये कंप्लीट, यानी ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता ग्रुप में। ठीक है, समझ रहे? राइट। और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इसका दूसरा नाम पार्टिसिपेटरी भी है, जैसा मैंने भी आपको बताया था जस्ट। इसमें क्या करेगा, वही अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई सबऑर्डिनेट से ही डिसीजन लेगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सभी को चांस देगा कि सभी कंट्रीब्यूट करें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और लोगों को ना छूट देता है कि जिसको जैसा काम करना है अपने हिसाब से कर लो। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी। ठीक है, अगर कोई लीडर डेमोक्रेटिक लीडर है, साथ ही साथ अगर वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप भी आ जाए तो बेहतरीन लीडर बनेगा वो। ठीक है, एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और अथॉरिटेरियन, या हमने इसके बारे में अभी पीछे बात भी की थी। तो मोस्टली ना, जैसे ऑटोक्रेटिक तो आपने देखा होगा एक हायरार्की सिस्टम होता है, अभी टॉप टू बॉटम चलती है चीजें, इंस्ट्रक्शन दे दी अब आप कर लो, तो लोगों के बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं होता, स्केलर चेन भी बोलते हैं ना इसको, कि ज्यादा अपने हाई लेवल से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता। तो वो है कि बस सारी डायरेक्शन आती है, आप उनको फॉलो करते रहो। तो यहाँ पे बड़ी वो रहती है, मोनोटोनस एनवायरनमेंट रहता है। टेलिंग स्टाइल मैंने आपको बता दिया, सेलिंग बता दिया, डेलीगेशन बता दिया, ब्यूरोक्रेटिक बता दिया। ब्यूरोक्रेटिक जो है, इसमें ना फिक्स ड्यूटी होती है आपकी, जो हमारा सिस्टम चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक है ना हमारा, आपकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है, इसी पर करना है, आप इधर से लाइन से हटोगे नहीं। इसमें भी हायरार्की सिस्टम रहते हैं। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही कम स्पेस मिलता है, इसलिए इसमें टास्क भी बड़ा लो होता है, जितना दिया जाए बस उतना हो जाए। रिलेशन भी बड़े लो रहते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, यहाँ पर वो हमेशा उसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि भाई बहुत बढ़िया से मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी अच्छे रखेगा, साथ में साथ प्रोडक्शन भी अच्छा रखेगा। ये गुड मोटिवेटर भी होता है। मतलब आप देखो, कोई भी चीज पूछेगा ना, 4 ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा इसमें लगाना क्या है। ठीक है, एक होता है डेवलपमेंटल लीडरशिप, यहाँ पर ना ये चाहेगा कि भाई जो भी इसके कांटेक्ट में है, जो इसके फॉलोअर हैं या जो ग्रुप है ना, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो। तो यानी कि ये कब होगा, जब उसको ट्रेनिंग कराए, कोर्सेज कराए, उनको गाइड करे, वो सारा। और कौन से पेज पर लिखा होगा, मैंने देख लूँ, 22 वाला मैंने आपको समझा पढ़ा दिया, 22 और 27 में कुछ लिखा होगा। स्किल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई लीडरशिप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेकिंग डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, गोल, ये सारा तो पता ही है आपको। हो गया भाई मेरी तरफ से।